गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, सोशियोलॉजी में हमारा चैप्टर 5 चल रहा था सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार। ठीक है, इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और 8 पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे और आपने सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का जो है पूर्वाग्रह भी पढ़ लिया था, है ना? पढ़ लिया था ना? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जाति और जनजाति। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जाति और जनजाति दो व्यवस्थाएं। जो विषमता को कायम रखती है। जो विषमता को कायम रखती है, ठीक है, एवं न्याय संगत सिद्ध करती है। एवं न्याय संगत जाति और जनजाति समाज की ऐसी व्यवस्था है जो विषमता को कायम रखती है एक तरह से, और दूसरा इसको न्याय संगत सिद्ध करती है। कैसे करती है हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय समाज में पाई जाने वाली जाति व्यवस्था, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो हमारा भारतीय समाज है वो जातियों में बटा हुआ है, ठीक है, तथा जनजाति समुदाय का सीधा संबंध सामाजिक विषमता तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार से है। ठीक है, सामाजिक विषमता यानी जो समाज द्वारा व्यवस्था बनाई गई है विषमता की, मैंने बताया था आपको, एक प्राकृतिक विषमता होती है और दूसरी समाज द्वारा बनाई गई विषमता। ठीक है, जाति व्यवस्था में तथा कथित निम्न जातियों को सामाजिक विषमता तथा बहिष्कार का सामना करना पड़ता है तथा जनजातीय समुदाय भी समाज की मुख्य धारा से अलग तथा अनेक अधिकारों से वंचित रहे हैं। और जो जनजातीय समुदाय है, ये आप पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, जाति और जनजाति के बारे में ना। तो जो जनजातीय समुदाय है वो भी बहुत सारी जो सुविधाएं उनसे वंचित है। इन दोनों ही वर्गों की समस्या को जानना समझना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें समाज की सामाजिक विषमता को समझना है। ठीक है, जाति जो है भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है जाति? भेदभावपूर्ण व्यवस्था। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, पॉइंट लिख कर आप नोट करते रहिए कॉपी में। ठीक है, भारतीय समाज व्यवस्था एवं संरचना में जाति व्यवस्था का एक ऐसी सामाजिक संस्था है। कौन? जाति व्यवस्था। ठीक है, एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें व्यक्ति की स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। ठीक है, आप समझ चुके हो कि जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है वह जो उस परिवार की कास्ट है या जाति है, वह बच्चा उसी जाति का सदस्य बन जाता है जन्म से ही। ठीक है, यानी जाति जो है जन्म पर निर्धारित होती है तथा जन्म पर ही आधारित स्तरीकरण को लागू किया जाता है। इस व्यवस्था में कुछ जातियों को स्तरीकरण में निम्न स्थिति प्राप्त है, यानी कुछ जातियों का स्तर जो निम्न माना गया है। इन जातियों के प्रति जाति व्यवस्था का व्यवहार भेदभावपूर्ण होता है तथा इस प्रकार के असामान्य व्यवहार को न्याय संगत भी ठहराया जाता है, यानी उसी को रियल मान लिया जाता है, सही मान लिया जाता है। ठीक है बेटा? यस मैम। इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार अपने आप में अपमानजनक, बहिष्कारी तथा शोषणकारी है। और जो ये व्यवहार होता है वो किस प्रकार का होता है? यानी बहिष्कारी होता है और व्यक्ति
पर्याप्त कठोर थी। जो परंपरा चली आ रही शुरू से उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो जाति व्यवस्था जो थी बहुत ज्यादा कठोर थी। यह जन्म पर आधारित थी तथा प्रत्येक जाति का व्यवसाय निर्धारित था। प्रत्येक जाति का व्यवसाय जो था निर्धारित था। किस प्रकार से निर्धारित था? क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते थे, यदि कोई बच्चा पढ़े के परिवार में जन्म लेता था तो वो अपने पिता के पैतृक व्यवसाय को ही संभालता था। इस प्रकार जो व्यवसाय चले आ रहे थे उन्हीं को अवसारित करते थे बच्चे अपनी पीढ़ी के व्यवसाय को। ठीक है, अलग व्यवसाय जो है नहीं करते थे। कोई भी व्यक्ति अपनी जातिगत व्यवसाय के अतिरिक्त कोई व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं था। यानी अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से कोई अन्य कार्य अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते थे। किरण ने तो जवाब दिया। जातिगत स्तरीकरण के अंतर्गत सबसे ऊंचे स्तर पर ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण। तथा निम्न स्तर पर अछूत जातियां थी। यदि देखा जाए तो जाति व्यवस्था में सभी जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भी घनिष्ठ संबंध था। अर्थात उच्च सामाजिक स्थिति वाले जातियों की जो उच्च सामाजिक स्थिति थी इन जातियों की, उन जातियों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। इकोनॉमिक कंडीशन अगर देखते थे तो वो भी अच्छी थी। तथा निम्न सामाजिक स्थिति वाली जातियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आधुनिक युग में जाति व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था समाज में चली आ रही थी वो थोड़ी कम हुई है। अभी जो है जाति व्यवस्था के इतना रूप समाज में हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और जाति व्यवस्था में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी अनुसूचित जाति का अर्थ। ठीक है, जातियों में अनुसूचित जाति कौन सी है या इसका क्या अर्थ है? ठीक है, नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, भारतीय समाज पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण वाला समाज है। जो भारतीय समाज है हमारा वो किस पर आधारित समाज है? जातियों पर। ठीक है, इस उच्च नीच अथवा संस्करण में सबसे निम्न स्थान अस्पृश्य जो जातियां हैं, कुछ जातियां कैसी है? अस्पृश्य। ठीक है, कह रहा है इन पर अनेक प्रकार की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक में धार्मिक नियोक्ताएं लगी हुई है। यानी इन जातियों पर कौन सी पर? अस्पृश्य जो जाति मानी गई है उन पर बहुत सारी निर्योग्यता लगाई गई है। यानी कि ये बहुत सारी चीजों के योग्य ये जातियां नहीं है। उन्हें अछूत कहा जाता था क्योंकि उनके छूने से कुछ जातियों के व्यक्ति अपने को भी अपवित्र मानने लगते थे और पुनः पवित्र होने के लिए संस्कारी को शुद्धि करते थे। यानी संस्कार द्वारा वो अपने आप को सोचते थे कि संस्कार द्वारा बना करके पूजा पाठ करके जो है वो शुद्ध हो जाते थे। कुछ अछूत अस्पृश्य थे। यानी कुछ अस्पृश्य का मतलब जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, कुछ अदर्शनीय थे, अर्थात जिनको देखने मात्र से व्यक्ति अपने को कलुषित मानने लगता था। यानी उनको देखने मात्र से ही व्यक्ति दूसरे उच्च जाति के व्यक्ति सोचते थे कि हमारे लिए इन्हें देखना भी बुरा है, गलत है। और कुछ अप्रवेश्य थे। अप्रवेश्य यानी कहीं पर उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ उनको प्रवेश वर्जित था। ठीक है, जिन्हें कुछ निश्चित स्थानों पर प्रवेश की मनाही थी। इन्हें बहिष्कृत जाति भी कहा जाता रहा है। ठीक है, और यदि हम देखते हैं तो गांधी जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, गांधी जी ने जातियों के लिए बहुत ज्यादा वर्क किया था, प्रयास किए थे। उनके लिए भी जो है इन्होंने कहा था कि जो जातियां हैं, जाति शब्द का प्रचलन गांधी जी के समय में हो गया था संविधान में। ठीक है, और जो
वो ज्यादा निम्न था। इसका प्रमुख कारण क्या था? भारतीय समाज में प्रचलित अस्पृश्यता की भावना, यानी छुआछूत की भावना। अस्पृश्यता का क्या अर्थ है बच्चों? छुआछूत की भावना, ठीक है, जिसके कारण इन जातियों पर अनेक निर्योग्यता लगाई गई थी। निर्योग्यता का क्या मतलब होता है? कि वो किसी चीज कुछ कार्य थे करने के योग्य नहीं थे, तथा इनके जीवन की अधिकांश सुविधाओं से जो है इन्हें वंचित रखा गया था। अतः इन जातियों की सबसे प्रमुख समस्या आज भी है, कौन सी है? अस्पृश्यता, ठीक है, जिसे सन 1955 में अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित तो कर दिया गया था, परंतु यह व्यवहार में आज भी ग्रामीण भारत में विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है? ग्रामीण। संक्षेप में अनुसूचित जाति की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है, यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनकी जो समस्या रही है वो अब आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है समस्या में अस्पृश्यता की समस्या। नोट डाउन कर लीजिए बिंदु में पॉइंट, ठीक है। इसमें बच्चों अनुसूचित जाति की सबसे प्रमुख समस्या अस्पृश्यता की रही है, ठीक है, जो पर्याप्त सीमा तक ग्रामीण भारत में आज भी विद्यमान है, ठीक है। जो के.एन. शर्मा हमारे विद्वान हुए हैं उनके अनुसार डेफिनेशन दी गई है कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके संपर्क से व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र करने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़े, ठीक है। अतः अस्पृश्य जातियों से अभिप्राय सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अयोग्यताओं से ग्रस्त व्यक्तियों से रहा है। किनसे रहा है? कौन से व्यक्तियों से? जो अयोग्य मान लिए गए हैं। कौन से व्यक्ति? अनुसूचित जाति के व्यक्ति। इन्हीं अयोग्यताओं के कारण इन जातियों को अन्य जातियों से अलग कर दिया जाता रहा है। जो अन्य जाति के समाज में जाति व्यवस्था थी उनसे अलग कर दिया गया था। इन जातियों की प्रमुख निर्योग्यता निम्नलिखित है। नंबर 1 है सार्वजनिक पूजा के स्थानों में प्रवेश करना। सार्वजनिक पूजा के स्थानों में जो मंदिर वगैरह थे ठीक उनमें इनका प्रवेश था। सेकंड आता है धार्मिक क्रियाओं का संपादन नहीं करना, यानी जो धर्म की क्रियाकलाप थे, धर्म के कर्म वगैरह थे उनमें इन्हें शामिल नहीं किया जाता था। थर्ड आता है सार्वजनिक तालाबों का प्रयोग नहीं कर पाना, यानी जो सार्वजनिक कुएं तालाब वगैरह थे जो सबके लिए खुले रहते थे लेकिन इन लोगों के लिए वहां जाना मना था। फोर्थ आता है सार्वजनिक स्थलों जैसे होटल है, जलपान गृह, मनोरंजन के स्थलों पर प्रवेश करना जो है इनके लिए मना था एक तरह से, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इनके यहाँ ब्राह्मण न तो पुरोहित ही कर सकते थे और न ही अन्य कोई जाति अपनी सेवा इन्हें उपलब्ध करा सकती थी, यानी कि जो ब्राह्मण लोग होते थे इनके यहाँ जाकर के कोई कार्य नहीं कर सकते थे और न ही अन्य जातियों में इन्हें अन्य जातियों की जो सेवा इन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती थी। इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से अस्पृश्य जातियों को व्यवसाय के चयन में भी स्वतंत्रता नहीं थी, यानी व्यवसाय के चयन में जैसे मैंने बताया आपको पहले इस प्रकार की व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था, ठीक है, उसी के परिवार में जो व्यवसाय चला रहा है या समाज द्वारा जो वर्ग बांट दिए गए थे, ठीक है, सामाजिक वर्ग व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई है, बांट दिए गए थे या जाति बांट दी गई थी, उनके अनुसार कार्य भी बांट दिए गए थे समाज में। तो जो मान लीजिए जैसे ब्राह्मण थे तो उन्हें मस्तिष्क से संबंधित कार्य दिए गए, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, और जो निम्न जातियों थी उन्हें जो है कठिन परिश्रम वाले कार्यों के लिए बना दिया गया है ना, व्यवस्था कर दी गई थी। तो जो निम्न जाति के व्यक्ति थे वो अपनी मर्जी से अलग व्यवसाय नहीं कर सकते थे, ठीक है। आगे आता है राजनीतिक दृष्टि से अस्पृश्य जातियों के लोग राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। कैसे अधिकार से? राजनीतिक अधिकार से वे किसी उच्च पद पर नियुक्त नहीं हो सकते थे, उन्हें मताधिकार से भी वंचित रखा गया था। जो मताधिकार होता है हमारा, ठीक है, उनसे भी लोगों को वंचित
रखा गया था। आगे आती है, ये तो भी अन्य समस्याएं बता रही हूँ आपको, अन्य में भी इनकी बहुत सारी समस्याएं थी। ठीक है, जो अस्पृश्यता की भावना थी, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति की अन्य नई समस्याएं थी, जिनमें से कुछ प्रमुख का डिस्कशन हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो आर्थिक उन्नति की समस्या। जो आर्थिक स्तर था व्यक्तियों का, वो ज्यादा न्यून था। ठीक है, सदियों से आर्थिक स्थिति से न्यूनतम कार्य में लगी जातियों की आर्थिक स्थिति एकाएक परिवर्तित नहीं हो सकती थी। ठीक है, क्या हो सकती थी? नहीं हो सकती थी ना। इसलिए सरकारी प्रयासों के बावजूद आज भी अनुसूचित जाति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्षा के विकास की समस्या। यद्यपि अनुसूचित जातियों को शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुविधाएं प्रदान की गई है, फिर भी इनमें शिक्षा का विकास संतोषजनक रूप से नहीं हो पाया है। गांव में इन जातियों के लोगों में शिक्षा के जो लाभ है, उनके प्रति चेतना भी आज भी कम है। यानी सभी व्यक्ति शिक्षा के जो अधिकार मिला, उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राजनीतिक उत्पीड़न की समस्या। यद्यपि राजनीतिक प्रभाव द्वारा अनुसूचित जातियों को समान अधिकार प्राप्त हो गया, यानी समान सरकारी पद से समान अधिकार प्राप्त हो गया, तथा लोकसभा, राज्य विधानसभा व स्थानीय निकायों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं, तथापि इन पर अत्याचारों में कमी नहीं हुई है। आज भी चुनावों में इन जातियों के लोगों को मताधिकार को बलपूर्वक रोकने की खबरें सुनने में आती है, ऐसा हम देखते भी होंगे। ठीक है,